ठंड में बिना हीटर के चैन से सोने वाला ससुराल। कनक और रूपाली दोनों बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और हॉल में आकर अपनी मम्मी से कहती हैं, माँ ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, आज तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा अभी तो ठंडियों की शुरुआत है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों को बहुत ठंड लगती है। हाँ जी, मैं हरिया काका से कहकर तुम दोनों के रूम में हीटर चालू करवाती हूँ। माँ मेरे रूम के हीटर तो पुराने हो गए हैं, वो तो अच्छी तरह गर्म भी नहीं करते। मैं पिताजी से कहकर नया हीटर मंगवाऊंगी ताकि वो कमरे को अच्छी तरीके से गर्म करें। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पिता अमरलाल आते हैं। उनके पीछे दो आदमी कई सारे रूम हीटर लेकर आ रहे थे। अमरलाल उनसे कहते हैं, लाओ भैया ये सारे रूम हीटर यहाँ रख दो। वो आदमी हीटर रखकर चला जाता है। तब कनक कहती है, अरे वाह पिताजी, ये रूम हीटर आप हमारे लिए लाए हो ना? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को ठंड के शुरू होते ही बहुत ठंड लगने लगती है, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए हीटर लेकर आया हूँ। उसके बाद अमर हरिया काका को आवाज देते हैं। हरिया काका आते हैं। तब अमर उन्हें हर कमरे में दो दो हीटर लगाने के लिए कह देते हैं। तभी शिप्रा कहती है, बाप बेटी का प्रेम खत्म हो गया हो तो अब हम खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जहां शीलाबाई खाना लगा रही थी। सभी लोग खाना खाते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। खाना खाने के बाद कनक खाना खाते हुए कहती है, हरिया काका ने मेरे कमरे में हीटर लगा दिया होगा। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। और माँ हरिया काका से कहकर कल डाइनिंग टेबल के पास भी एक रूम हीटर लगवा देना ताकि मुझे खाना खाते समय ठंड ना लगे। ऐसा कहकर कनक अपने कमरे में चली जाती है जहां दो रूम में हीटर लगे हुए थे और कनक का कमरा काफी गर्म हो गया था। अगले दिन जब कनक और रूपाली अपने कमरे से नीचे जाती हैं तो देखती हैं कि डाइनिंग टेबल के पास हॉल में और हर जगह उनके पिताजी ने रूम हीटर फिट करवा दिया था, जिससे सारा घर काफी गर्म हो गया था। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब शिप्रा कहती है, कनक बेटा, रूपाली बेटा, लो तुम्हारे पिताजी ने सारे घर में हीटर लगवा दिया है। अब तुम किसी भी कमरे में रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अमरलाल एक बड़ा बिजनेसमैन था और रूपाली और कनक एक अमीर घर की दो बेटियां, जिनकी हर ख्वाहिश उनके कहने से पहले ही पूरी हो जाया करती थी। ठंड शुरू हुए लगभग 10 दिन ही बीते थे। आज रूपाली कनक से कहती है, कनक दीदी, ठंडियां बढ़ रही हैं, चलो आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, अपने लिए खूब सारे स्वेटर और जर्सी खरीदेंगे। ठीक है रूपाली, चलते हैं। दोनों तैयार होकर अपने माता पिता के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचती हैं। वहां स्टैच्यू पर टंगी एक जर्सी को देखकर कनक कहती है, पिताजी वो जर्सी कितनी सुंदर लग रही है और वो एडिडास की है। बेटा अगर तुम्हें पसंद है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ले लो। उसके सिवाय और जो जो भी पसंद है वो सब कुछ ले लो। अब दोनों बहनें अपनी पसंद की जर्सी, स्वेटर और गर्म कपड़े निकालने लगती हैं तो इधर शिप्रा अमर से कहती है, हाँ हाँ, आपकी बेटियां हैं, जितना मर्जी चाहे खर्च करो। मैं इन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ शिप्रा, खरीदने दो इन्हें जितना चाहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपनी दोनों बेटियों के लिए इतना करते हैं, पता नहीं उन्हें ससुराल कैसा मिलेगा, वो लोग इतना करेंगे भी या नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शिप्रा? मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही ससुराल में करूंगा जहां उनके लिए इतना ही किया जाए जितना मैं करता हूँ। शिप्रा कहती है, ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि उनकी किस्मत में क्या है। शॉपिंग के बाद अमर मॉल में अपनी दोनों बेटियों की शॉपिंग के बिल पे करता है। उसके बाद सभी लोग बाहर खाना खाते हैं और रात को घर आ जाते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन अमर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से कहता है, शिप्रा, मैंने कनक और रूपाली दोनों के लिए दो बहुत अच्छे लड़के देख रखे हैं। लड़के दिखने में काफी खूबसूरत हैं और बहुत अमीर भी हैं। तुम लोग भी उन लड़कों को देख लो, अगर पसंद आए तो जल्दी से हम दोनों की शादी तय कर देंगे, फिर मेरी राजकुमारियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी। कनक ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, नहीं, मैं विशाल के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे आज ही विशाल से बात करनी होगी। शाम होते ही कनक विशाल से मिलने हमेशा की तरह पार्क में पहुंचती है और विशाल से कहती है, विशाल, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख चुके हैं और वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे पिताजी से शादी की बात करो। कनक, तुम तो जानती हो कि तुम एक बहुत अमीर लड़की हो और मैं एक बहुत गरीब लड़का, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैं अगर तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया तो? नहीं विशाल, मेरे पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम अभी चलो और मेरे साथ चलकर मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात करो। विशाल कनक के साथ उसके घर जाता है जहां उसके माता पिता बैठे हुए होते हैं। कनक विशाल को अपने माता पिता से मिलवाते हुए कहती है, माँ, पिताजी, ये विशाल है, मैं इसे पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। कनक के पिता विशाल को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो?
जी हाँ पिताजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि तुम करते क्या हो। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। खुश रखोगे? हाँ, भला वो कैसे? खुशियां तो केवल पैसों से खरीदी जा सकती हैं। मेरी बेटी के एक दिन का जितना खर्चा है उतनी तुम्हारी महीने भर की पेमेंट भी नहीं होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कनक से शादी कर सकते हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? विशाल तो मना ही कर रहा था, लेकिन मैं ही नहीं मानी। और पिताजी जो भी हो जाए, लेकिन मैं विशाल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। कनक, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, स्टेटस भी कोई मायने रखता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इससे शादी करने की। हमने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है, तुम उससे शादी करोगी? नहीं माँ, मैं शादी सिर्फ विशाल से ही करूंगी। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके इस लड़के के साथ जाना होगा। और याद रखना, एक दिन तुम अपनी गरीबी से तंग आकर मेरे पास वापस आओगी। नहीं पिताजी, मैं अपनी गरीबी से तंग होकर कभी भी आपके पास वापस नहीं आऊंगी, और मैं विशाल के साथ जा रही हूँ। विशाल और कनक वहां से चले जाते हैं और दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। विशाल अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को फोन करके सारी बातें बता देता है। उसके परिवार वाले भी कोर्ट पहुंच जाते हैं। कनक और विशाल की कोर्ट से शादी हो जाती है और कनक ऑटो में बैठकर विशाल के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। ऑटो विशाल के घर सामने रुकती है और कनक ऑटो से नीचे उतरती है तो देखती है कि विशाल का घर एक कच्ची मिट्टी का घर है। तभी कनक की सास उससे कहती है, बहू, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ तुम्हें प्रेम की कोई कमी नहीं मिलेगी। तब तक मानसी जल्दी से आरती की थाली ले आती है और आरती उतार कर कनक का गृह प्रवेश करवाती है। कनक देखती है कि उनका 2 कमरों का घर है और घर में सिर्फ जरूरत की कुछ चीजें हैं। अब कनक के ससुर कहते हैं, कनक बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, और मानसी तुम जल्दी से जाकर खाना बना लो। भूख लग रही है, जब खाना बन जाए तो कनक को भी बुला लेना। कनक अपने कमरे में चली जाती है और मानसी रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। शाम हो चुकी थी और कनक को ठंड लग रही थी। कनक अपने कमरे में बैठी कांप भी रही थी। तभी विशाल वहां आता है और कनक को देखकर कहता है, अरे कनक, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें बहुत ठंड लगती है। रुको, मैं माँ के पास से कोई शॉल लेकर तुम्हें देता हूँ। विशाल अपनी माँ के पास आता है और कनक के लिए शॉल मांगता है तो विशाल की माँ एक पुरानी शॉल लाकर विशाल को दे देती है। विशाल वो शॉल लेकर कनक के पास आता है और उसे देते हुए कहता है, कनक, अभी तो तुम्हें इसी शॉल से काम चलाना पड़ेगा, बाद में मैं तुम्हारे लिए नई शॉल खरीद लूंगा। ऐसा कहकर विशाल कनक को शॉल उड़ा देता है। कनक शॉल को ध्यान से देखते हुए सोचती है, इतनी पुरानी और फटी हुई शॉल तो मेरे घर के नौकर भी नहीं ओढ़ते हैं, लेकिन अब प्यार किया है तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। थोड़ी देर बाद मानसी कनक के कमरे में आती है और कहती है, भाभी, खाना बन गया है, मैंने खाना लगा दिया, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। मानसी कनक के साथ बाहर आती है जहां एक चटाई लगी हुई थी और वहां पर खाना रखा हुआ था। मानसी उस शॉल को ओढ़कर वहां बैठ जाती है और सभी के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद मानसी को और ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। तभी सरिता कनक को कांपते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लगती है। ठीक है, तुम जाओ और कंबल ओढ़कर लेट जाओ, तुम्हें ठंड कम लगेगी। अब कनक वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है जहां पर एक पुराना कंबल रखा था। वो उस कंबल को ओढ़कर लेट जाती है, लेकिन उसकी ठंड नहीं जा रही थी। कनक मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस पतली सी कंबल में तो ठंड जा ही नहीं रही है। मेरे ससुराल में तो कोई भी रूम हीटर नहीं है जो कि थोड़ी गर्मी दे सके। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद विशाल भी वहां आ जाता है और कनक को देखकर कहता है, कनक, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही ना? ठंड लग रही है विशाल, लेकिन ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब विशाल भी कपड़े चेंज करके चैन की नींद सो जाता है। कनक को नींद नहीं आ रही थी। कनक विशाल को चैन की नींद सोता देखकर अपने मन में सोचती है, मैंने कह तो दिया था कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन मेरी ठंड तो कम ही नहीं हो रही। विशाल बिना रूम हीटर के इतने चैन से कैसे सो सकते हैं? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा कहकर कनक उठकर बैठ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो कभी लेटती तो कभी बैठ जाती और वो बहुत बेचैन हो रही थी। अब कनक उठती है और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग हॉल में चटाई पर पतले से कंबल ओढ़कर चैन से सो रहे हैं। ये देखकर कनक अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये लोग बिना रूम हीटर के पतले से कंबल ओढ़कर चैन से कैसे सो रहे हैं? मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर कनक वापस आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो कंबल में घुसकर लेट जाती है और जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह कनक उठती है। फिर वो बाहर आती है और मानसी से कहती है, मानसी, मुझे नहाना है, यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है?
और वॉशरूम में गीजर है ना? भाभी वॉशरूम तो सामने ही है, लेकिन सॉरी हमारे यहाँ पर गीजर नहीं है। हमारे यहाँ तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है, लेकिन मैं आपके लिए पानी चूल्हे पर गर्म करके उसे बाल्टी में मिला देती हूँ, आप नहा लो। अब मानसी कनक के लिए ठंडे पानी में गर्म पानी मिला देती है। कनक बाथरूम में जाती है, थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आ जाती है। कनक को बहुत ठंड लग रही थी। तब उसकी सास कहती है, कनक बाहर आंगन में अच्छी खासी धूप निकली है, ऐसा करो तुम थोड़ी देर आंगन में बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। जी माँ जी। अब सरिता कनक को लेकर अपने घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है और बैठकर कनक के साथ बातें करने लगती है। तभी कुछ पड़ोसन आंगन में सास बहू को बैठा देखकर कनक से मिलने आ जाती हैं। तो शोभा कहती है, सरिता बहन तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर और सुना है बड़ी अमीर घर की भी है। हाँ, ये मेरे बेटे की पसंद है। बहू तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, तुम्हें इस छोटे से घर में अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि मुझे दिक्कत हो भी नहीं सकती। तभी मानसी वहां आती है और कहती है, भाभी मैंने नाश्ता तैयार कर लिया, चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। फिर सरिता अपनी बहू को लेकर अंदर आ जाती है। सभी लोग चटाई पर बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर सभी लोग बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद कनक को ठंड लगने लगती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने रूम में जाऊं? हाँ हाँ बहू, हमारे घर में कोई रूम हीटर नहीं, इसीलिए तुम थोड़ी देर रजाई में जाकर सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। कनक अपने कमरे में चली जाती है। तब वैभव कहता है, बड़े घर की बेटी है ना, उसे बिना हीटर के रहने की आदत नहीं है। अब बेचारी इस मिट्टी के ठंडे घर में आई है, इसलिए उसे इतनी ठंड लग रही है। अब रात हो जाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी विशाल कनक से कहता है, कनक तुम्हें पता है आज तुम्हारी छोटी बहन रूपाली की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हो गई। बहुत बड़ी शादी की है तुम्हारे पिताजी ने, सारे शहर में उस शादी के चर्चे हैं। क्या रूपाली की शादी हो गई और पिताजी ने मुझे बताया तक नहीं? बेटा कनक तुम उदास मत हो, ये माँ बाप का गुस्सा है, थोड़े दिनों बाद अपने आप ही चला जाता है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद कनक को बहुत ठंड लगने लगती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और कंबल ओढ़कर लेट जाती है, लेकिन कनक को अभी भी बहुत ठंड लग रही थी। तभी मानसी वहां आती है और कनक को देखकर कहती है, भाभी लगता है इस पतले से कंबल से आपकी ठंड नहीं जा रही है, ऐसा करती हूँ कि मैं अपना कंबल भी आपको लाकर दे देती हूँ। मानसी जाती है और थोड़ी देर बाद अपना कंबल लाकर कनक को उड़ा देती है और कहती है, भाभी थोड़ी देर में आपको अच्छा लगने लगेगा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सो जाना। ऐसा कहकर मानसी वहां से चली जाती है, लेकिन कनक की ठंड कमी नहीं हो रही थी। कनक अपने आप से कहती है, हे भगवान, मुझे तो रूम हीटर की आदत है, बिना रूम हीटर के तो मेरी ठंड नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद विशाल वहां आता है और कनक को देखकर कहता है, अरे भाई ये तो मानसी का कंबल लगता है, उसने तुम्हें दे दिया तो ठीक है, आज तुम चैन से सो जाना। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है, लेकिन कनक को नींद नहीं आती। सोने की कोशिश में ही सारी रात निकल जाती है। अगली सुबह कनक उठती है और रसोई में जाती है। वो देखती है कि मानसी चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी। तब कनक चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मानसी चूल्हे के पास तो कितना गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रूम हीटर जल रहा हो। हाँ कनक भाभी, ये चूल्हा हम गरीबों का रूम हीटर ही तो है, लाओ मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। कनक की बात सुनकर मानसी हंसने लगती है और कहती है, अरे भाभी आपको खाना बनाना कहाँ आता होगा, आपके घर पर तो इतने सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, खाना मैं बना लूंगी, आप रहने दीजिए, आप चूल्हे के पास बैठिए और बातें कीजिए। अब कनक चूल्हे के पास बैठकर मानसी से बातें करती है और मानसी सारा खाना बना लेती है। उसके बाद सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। तभी सरिता कहती है, कनक बहू आज शाम को हमारे मोहल्ले में एक शादी की पार्टी है, हमें वहाँ चलना है। अपनी सास की बात सुनकर कनक अपने मन में सोचती है, पार्टी वो भी ठंड में, बाप रे बाप, ना ही मेरे पास जर्सी है ना ही बहुत गर्म कपड़े, मैं इतनी ठंड में जाऊंगी तो परेशान हो जाऊंगी, लेकिन मैं मना भी तो नहीं कर सकती। शाम को विशाल एक पैकेट लेकर कनक के पास आता है और पैकेट कनक को देते हुए कहता है, कनक इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर जर्सी है, तुम इसी को पहनकर शाम को पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाना। कनक खुशी से पैकेट ले लेती है और जब वो पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर जर्सी थी। वो कनक को बहुत पसंद आती है। शाम को सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तब कनक भी एक सिंपल सी ड्रेस पहनकर साथ में जर्सी पहनकर तैयार होकर बाहर आती है तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। सरिता कहती है, बहू तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, चलो अब देर मत कर, जल्दी से पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी पास में ही थी, इसलिए सभी लोग पैदल ही पार्टी में जाते हैं। कनक को जर्सी पहनने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी। जल्दी सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी मानसी एक जगह आग जलता हुआ देखकर कहती है,
कनक भाभी वो देखिए वहाँ आग जली हुई है, पास में कुर्सी भी रखी हुई है, चलिए हम वहाँ पर बैठते हैं। सभी लोग आग के आसपास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। कनक को भी आग के पास बैठकर बहुत राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। तभी कनक अपने कमरे में जाती है और कपड़े चेंज करके कंबल ओढ़कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन कनक को आज भी नींद नहीं आ रही थी। कनक फिर से उठती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले पतला सा कंबल ओढ़कर नीचे चटाई पर सो रहे थे। तभी अचानक सरिता की आंख खुलती है और वो कनक को देखकर कहती है, अरे कनक बहू, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? यहाँ आओ बहू, मेरे पास बैठो। अब कनक अपनी सास के पास जाकर बैठती है। तब उसकी सास कहती है, बहू मैं जानती हूँ कि तुम्हें रूम हीटर में सोने की आदत है, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कल से कोई ना कोई व्यवस्था जरूर कर देंगे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, मैं तो ऐसे ही आ गई थी, मैं जाकर सो जाती हूँ। कनक अपने कमरे में चली जाती है और कंबल ओढ़कर लेट जाती है और अपने मन में सोचती है, मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरी वजह से परेशान हो। ये लोग जितना मेरे लिए कर रहे हैं उतना ही काफी है। इतना प्यार तो मुझे किसी करोड़पति ससुराल में भी नहीं मिलता जितना मुझे यहाँ से मिल रहा है। यही सोचकर कनक कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लेती है और सो जाती है। अगले दिन कनक सुबह उठती है और चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है। वो अपनी सास से बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद उसके साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम करवाती है और सभी के लिए नाश्ता लगवाती है। सभी लोग साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। तब विशाल कहता है, माँ, पिताजी, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपने सोलर हीटर पर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया है। आज मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छा रहा तो मुझे अपनी कंपनी में प्रमोशन भी मिल सकता है। हाँ बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। और भैया, अगर आपका प्रमोशन हो गया तो सबसे पहले भाभी के लिए आप सोलर हीटर लेकर आना और यहाँ लगा देना ताकि मेरी भाभी को ठंडी ना लगे। हाँ मानसी, बिल्कुल। ऐसा कहकर विशाल ऑफिस चला जाता है और मानसी अपने भाभी के साथ काफी देर धूप में बैठी रहती है। शाम हो जाती है और वो घर के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मानसी चूल्हा जला लेती है और खाना बनाने लगती है। साथ ही कनक भी चूल्हे के पास मानसी की मदद करवाती है। रात को जब विशाल घर आता है तो सभी को बताता है, माँ, पिताजी, आज मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए मना कर दिया। उन्हें लगता है कि मेरा आइडिया काम का नहीं है। विशाल, तुम्हारे बॉस को शायद समझ नहीं है, तुम्हारी आइडिया तो बहुत काम का है। ठंड में गरीबों को सोलर हीटर की बहुत जरूरत होती है और सोलर हीटर सस्ता है। कोई बात नहीं विशाल, तुम उदास मत हो। तुम्हारे बॉस को तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं लगा तो क्या हुआ, तुम फिर भी अपने आइडिया पर काम करना, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। कनक की बात सुनकर विशाल को बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग साथ में खाना खा लेते हैं और कनक और विशाल अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानसी एक आग जली हुई अंगीठी लेकर कनक के कमरे में आती है और कनक के पलंग के नीचे उस अंगीठी को रखते हुए कहती है, भाभी, माँ ने पैसे इकट्ठा करके आज लकड़ी का कोयला बुलवाया है और कहा है कि मैं इसे जलाकर आपके पलंग के नीचे रख दूं ताकि आपको ठंड ना लगे। आप देखना, थोड़ी ही देर में आपका कमरा रूम हीटर से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसा कहकर मानसी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बीत जाती है और कनक देखती है कि सचमुच उसका कमरा काफी गर्म हो गया था। कनक अपने आप से कहती है, सचमुच कमरा तो बहुत गर्म हो गया है। मेरे ससुराल वाले सचमुच मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विशाल कनक से कहता है, कनक, आज हमें मार्केट चलते हैं। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा और मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है, मैं वो भी कर लूंगा। ये सुनकर कनक बहुत खुश हो जाती है। वो तैयार हो जाती है और विशाल के साथ उसकी बाइक पे बैठकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। कनक पहले तो स्वेटर की दुकान पर पहुंचती है और अपने लिए एक सुंदर सी स्वेटर और एक शॉल खरीदती है। उसके बाद वो अपने लिए चूड़ियां और मेकअप की एक दो चीजें खरीदती है। तब विशाल कहता है, कनक, मैं जानता हूं कि तुम अपने मायके में लाखों की शॉपिंग किया करती थी, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ हजार की शॉपिंग ही करवा सकता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें लाखों की शॉपिंग करवाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह। विशाल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुमसे शादी करने के बाद मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, उन लोगों से इतना प्यार मिला, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी अमीरी की याद भी नहीं आती। उसके बाद वो लोग पानीपुरी के ठेले पर जाते हैं और पानीपुरी खाते हैं। वो लोग पानीपुरी खा रहे थे और सामने से उनके माता पिता और रूपाली अपनी कार से जा रहे थे। रूपाली जैसे ही कनक को देखती है तो कहती है, पिताजी रुकिए, देखिए कनक दीदी वो रही, गुपचुप की दुकान पर गुपचुप खा रही है। चलिए ना पिताजी, हम उनसे मिलते हैं। नहीं रूपाली, वो हमसे अपनी शादी के बाद खुद मिलने नहीं आई, तो मैं भी उससे मिलने नहीं जाऊंगा। अजी, वो हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमें तो उसकी 1000 गलतियों को माफ करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आप गुस्सा छोड़िए और चलिए उससे मिल लेते हैं।
शिप्रा, अमर और रूपाली कार से उतरकर कनक के पास जाते हैं। कनक उन सभी को देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। तब शिप्रा कहती है, कनक बेटा, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? सब ठीक तो है ना? और तू खुश तो है ना बेटा? माँ, इतने सारे सवाल तुमने एक साथ कर लिए, मैं किस किस बात का जवाब दूं? माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ, तुमने रूपाली की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। और तू बता रूपाली, तू कैसी है? अपने ससुराल में खुश तो है ना? कनक की बात सुनकर रूपाली रोने लगती है और कहती है, नहीं दीदी, पापा ने मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में जरूर की, लेकिन मेरे पति को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं था और मेरे ससुराल वाले तो सिर्फ अपने आप से प्यार करते थे। मैंने उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई कदर नहीं की और अंत में मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने घर वापस आ गई। तूने बहुत अच्छा किया रूपाली। अच्छा, शाम हो रही है, मैं चलती हूँ। मम्मी पापा, रूपाली, आप लोग मेरे घर जरूर आना। हाँ मम्मी पापा, आप लोग घर आना, हम इंतजार करेंगे। हाँ विशाल बेटा, हम आएंगे। अब कनक विशाल की बाइक पे बैठ जाती है और वो लोग चले जाते हैं। रूपाली उनके जाने के बाद अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखिए कनक दीदी जीजू के साथ कितनी खुश हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कनक मानसी के साथ शाम को रसोई में खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कनक उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी मम्मी पापा और रूपाली दरवाजे पर खड़े थे। कनक बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उन्हें अंदर लाती है और चटाई पर बैठा देती है और कहती है, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों को अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। बेटा, तू रसोई में काम भी करने लगी। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि मेरी बेटी कितनी जिम्मेदार हो गई है। कनक रसोई में कॉफी बनाने जाती है। तब तक सरिता शिप्रा से बातें करती है। सरिता कहती है, बहन जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जिस दिन से हमारे घर में आई है, मेरे घर में तो रौनक लग गई है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विशाल वहां आ जाता है। विशाल अपने सास ससुर के पैर छूता है और उनसे बैठकर बातें करने लगता है। तब तक कनक सभी के लिए कॉफी ले आती है। सभी लोग बैठकर कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। तब विशाल के ससुर विशाल से कहते हैं, विशाल बेटा, मैंने तुम्हारे सोलर हीटर के बारे में सुना था। मैंने ये भी सुना था कि तुमने अपने ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन तुम्हारे बॉस को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ पिताजी, मेरे बॉस को पता नहीं कैसे मेरे प्रोजेक्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं विशाल, तुम्हारे बॉस ना सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पर एज अ बिजनेसमैन वर्क करना चाहता हूँ। पिताजी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर दया खाकर मेरी मदद करें। मैं खुद अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर। हाँ, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम पर दया खाकर ये सब कुछ कर रहा हूँ? अरे भाई, अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत तो हमारी कंपनी को भी है और तुम्हारा ये सोलर हीटर वाला प्रोजेक्ट तो धमाल मचा देगा मार्केट में। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एज अ पार्टनरशिप काम करना चाहता हूँ। तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। ऐसा कहकर कनक के माता पिता और रूपाली वहां से चले जाते हैं। अगले दिन विशाल ऑफिस जाता है, जहां अमर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। विशाल सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अमर कहता है, विशाल बेटा, कल से तुम्हारी पार्टनरशिप हमारी फैक्ट्री में पक्की हो गई। अब हम कल से तुम्हारे इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। विशाल बहुत खुश हो जाता है। शाम को विशाल रास्ते से मिठाई खरीदता है और अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोगों को ये सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और कनक कहती है, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक ना एक दिन जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। अब वो समय आ गया है। अगले दिन विशाल अमर के ऑफिस जाता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है। देखते ही देखते विशाल कुछ लोगों से मिलकर ऐसा हीटर तैयार कर लेता है जो सूर्य की रोशनी में चार्ज होता है। शाम को एक सोलर हीटर विशाल अपने घर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देता है। अगले दिन उठकर कनक उस सोलर हीटर की छत पर रख देती है। शाम होते ही उसे नीचे भी ले आती है। फिर देखती है सोलर हीटर ने कि थोड़ी ही देर में पूरे कमरे को गर्म कर दिया। ये देखकर सरिता और कनक बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, माँ, विशाल ने तो कमाल कर दिया। उसने एक ऐसा सोलर हीटर बना दिया जो सस्ता है और जो ठंड में कमरे को पूरी तरह गर्म कर देता है। अब गरीब लोग भी इसे खरीद सकेंगे और उनकी बिजली का बिल भी नहीं आएगा।